आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू सर? ठीक है, इंटरव्यू ठीक-ठाक चला। ओके, हमें तो लगता है कि अच्छा ही जाता होगा, क्योंकि मॉक में और रियल इंटरव्यू में दोनों में बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत फ़र्क थोड़ा होता है। बिल्कुल फ़र्क ओके होता सर, अपना नाम अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए, अपना नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह आप कहाँ से हैं, वो सारी चीज़ें? है। मेरा नाम दयानंद है, मैं कर्नाटका से हूँ एंड मैं मेरा डिग्री एमबीबीएस है। तो अभी मेरा दूसरा अटेम्प्ट है और ये मेरा पहला इंटरव्यू था। और पहला ही मीन्स? नहीं, दूसरा मेंस है, अच्छा, दूसरा अटेम्प्ट, दूसरा मेंस ओके, और ओके, पहला इंटरव्यू। ओके। तो अभी इंटरव्यू मैं ख़त्म करके आया। अच्छा लगता है। ठीक-ठाक गया इंटरव्यू। हुँ, क्वेश्चंस तो डैफ के रिलेटेड ही थे, हुँ, लगभग 70 टू 80%। ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा तो है ही ट्रम्प, इकोनॉमी, उसमें से तो 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इतना ही था। अभी आपका इंटरव्यू ओवर हो चुका है, यहाँ बाहर निकल कर कैसा फ़ील कर रहे हैं? अभी तो ये मतलब थोड़ा नया-नया लगता है, क्योंकि अंदर तो थोड़ा घबराहट रहता है। इंटरव्यू जाने से पहले ही बहुत ज़्यादा घबराहट रहता है। बट यहाँ पे इंटरव्यू देना एक बहुत अच्छी तरह का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप आपकी कमज़ोरियों को, आपकी जो डर है, उसको आप यू नो फेस कर सकते हैं और उसको आप जीत सकते हैं। ओके सर, थोड़ा-सा मुझे अब इंटरव्यू के सवालों के बारे में बताइए। मेंबर्स वहाँ पर जो बोर्ड मेंबर्स थे, किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं आपको? किस सवाल से शुरुआत हुई आपके इंटरव्यू की? नहीं, ऐसा वैसा तो स्पेसिफिक नहीं है, वैसा ही उन्होंने तो स्टार्ट करते हैं, कंफर्टेबली स्टार्ट करते हैं कि आपको कंफर्टेबली बैठने के लिए बोलते हैं और खाना हुआ कि नहीं, वो सब पूछते हैं। बाद में जो पूछते हैं आपका जो डिग्री है, उसके रिलेटेड पूछते हैं कि वहाँ से क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, और उसके बाद रिसेंट जो न्यूज़ में जो भी हो रहा है, तो करंट अफेयर्स का रिलेटेड जो है, उसके बारे में पूछते हैं। एंड इसमें जो आप हॉबी सेक्शन लिखते हो, और जी। जैसा कि मैंने लिखा था कि मैं प्ले राइट करता हूँ, तो उसके बारे में भी सवाल थे कि कि क्या किस टॉपिक के बारे में आप लिखते हो, या लास्ट टाइम कब किए थे। तो जो भी कैंडिडेट्स आगे प्रिपेयर करने वाले हैं, हुँ। उनके लिए तो ये डैफ फिल करना एक थोड़ा क्रूशियल है, तो सोच समझ के भरना और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। ओके सर, मैं इसी सवाल पर आऊँगा क्योंकि डेफ को कैसे प्रिपेयर किया जाए? किस तरह से उनको चीज़ों को कैसे जो हम डेफ में डालते हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा वो रहता है कि आखिर हम डाल तो देते हैं, कई बार हम ओवर एक्साइटेड होकर के बहुत सारी चीज़ों को ऐसी चीज़ों को भी डाल देते हैं कि उसको फिर प्रिपेयर करने में, उसके बाद में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। डेफ में क्या-क्या डालें और उसको कैसे प्रिपेयर करें? नहीं, डैफ तो इंडिविजुअल और पर्सनल है। हुँ, अभी इस बार आप देखोगे तो इस बार प्रीलिम्स के टाइम पे ही डैफ भरना पड़ गया है इस बार, हाँ, ठीक है? तो डैफ में जो है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो भर दीजिएगा, ना कि ताकि आपके दोस्त का इंटरेस्ट देख के आप मत भरना, हाँ, क्योंकि आगे जाके मुश्किल होगा। जी। जितना कम भरें, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ताकि आप प्रिपेयर कर सकें। कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिनका कोई हॉबीज़ नहीं है, जिनका हुँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, उनमें से एक सेलेक्ट कीजिए, आप परस्यू भी कीजिए। वीकेंड या संडे किसी ने डाल दिया कि मुझे पोएट्री पढ़ना है, तो आप एटलीस्ट फेमस हिंदी के, जो भी हिंदी या इंग्लिश पोएट्स हैं, उनके नाम जान लीजिए। संडे-संडे 1 घंटा तो टाइम स्पेंड करिए, आगे जाके बहुत काम होगा। और करिकुलम के अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलम आपको मेंटली ऑल्सो थोड़ा रिसिलिएंट होने के लिए आपको मदद करेगा। तो थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताइए अपनी, आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह की थी? क्या-क्या चीज़ें आपने इस पूरी मतलब प्रीलिम्स और मेंस की जर्नी के दौरान किन-किन चीज़ों को अप्लाई किया अपनी तैयारी के दौरान? अरे वो मेरा स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोगों को काम नहीं आएगा, जी, आप क्योंकि बताइए जिन लोगों को मैच करेगा, जो लोगों को अच्छा लगेगा वो अपना अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसे। मैं वर्क करते-करते प्रिपेयर किया है। ओके। तो मेरा क्या है कि मैं मैंने बताया कि सेकंड अटेम्प्ट है, हुँ, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पढ़ाई कम कर दी है एंड मैं ज़्यादा फ़ोकस राइटिंग पे देता था, या तो फिर जो भी पढ़ा है उसके हुँ। बारे में सोचने में बिताता था। आई थिंक ये प्रिपरेशन भी इंडिविजुअलिस्टिक है। बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएँगे कि 6 महीने में भी क्रैक हो सकता है। वो नहीं होता है, इंडिविजुअल है, किसी को 3 साल लग जाता है, तो किसी को जल्दी हो जाता है। ये आप इंडिविजुअली आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। बहुत सारी कोचिंग गारंटी लेती हैं कि आइए हम आपको 6 महीने में आईएएस बना देंगे। क्या पॉसिबल है ये जैसा अभी आपने भी बोला था? नहीं, वो तो आप वो
कोई भी ये फ्लेक्स वाले के पास चला जाएगा तो वो भी बोर्ड बना के दे देंगे दे देंगे। 6 महीने क्या में। कहेंगे कोचिंग के बारे में? आपने कोचिंग कहीं से ली थी या सेल्फ स्टडी की थी? अगर कोई बंदा सेल्फ स्टडी करना चाहता है या कोचिंग लेना चाहता है, उनको क्या कहेंगे उनको? तो मैं ऑप्शनल का मैंने क्लासेस लिया था, हुँ, जनरल स्टडीज तो मैं ऐसा ही पढ़ा था, हुँ, बट वही जैसे बताया कि हर बंदे का अलग अलग चीज़ रहता है। मेरा थोड़ा पढ़ने का थोड़ा फास्ट रहता था, ग्रास्पिंग भी ठीक ठाक था, इसलिए मुझे लेना ज़रूरत नहीं समझा। अगर लेना है तो ले सकते हैं, बट ये डिल्यूजन पे नहीं रहना कि जो कोचिंग में पढ़ाते हैं उससे 100% आएगा या तो फिर वही 100% है, क्योंकि वो भी जितना पढ़ा सकते हैं वो तो सिर्फ बेसिक है। मेंस के लिए तो और ज़्यादा जानना पड़ जाएगा। तो अगर कोई मतलब बच्चा कोई शुरुआत करना चाहता है यूपीएससी की और वो सेल्फ स्टडी ही करना चाहता है, कहाँ से शुरुआत करे? किस चीज़ को क्या उठाए पहले? एनसीईआरटी पढ़े, सिलेबस को उठाए या स्टैंडर्ड बुक्स पर जाए डायरेक्ट, क्या करे वो? जैसे मैंने पहले कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। कुछ बच्चे 21 या 20 साल 19 से भी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास तो काफ़ी टाइम है। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग इन जनरल अंडरस्टैंडिंग आपका जो भी सोसाइटी में है, अगर कोई बच्चा अगर गाँव से आ रहा है, तो अगर वो कभी आपका उसके गाँव का ग्राम पंचायत ऑफिस को विज़िट किया कि नहीं किया, उसका स्कूल विज़िट किया कि नहीं किया, अगर वो कर रहा है, उसका जनरल जानकारी है, तो एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जनरल जानकारी कम है तो एनसीईआरटी से शुरू करना पड़ेगा। और ये बाकी रिसोर्सेज तो सबको ही पता है, वही करना है कि रिसोर्सेज पता है सभी को, जैसे कि मान लीजिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया और ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटीज़ पता है। लेकिन कुछ जो वैल्यू एडिशन के लिए जो किताबें चाहिए होती हैं, उनको क्या कहेंगे? मतलब और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कि साइंस टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इनकी कुछ सोर्सेज बताइए और कुछ वैल्यू एडिशन के लिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो मैंने किया वो इंटरव्यू तक तो आ गया हूँ, पता नहीं मेरा भी रिजल्ट क्या होने वाला है। तो अगर मैं क्लियर हो जाऊँगा तो मैं डेफिनेटली बताऊँगा, क्योंकि पता नहीं कि हम जो रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि हर बंदे का रास्ता अलग होता है। अलग होता पता नहीं कि यही शॉर्ट रास्ता है कि नहीं, है। वो ओके। तो हमें पता नहीं। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि यूपीएससी बिल्कुल ही अनप्रिडिक्ट है। कोई इसका बिल्कुल भी इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या प्लान बी रखना ज़रूरी है? मतलब आप चूँकि वर्क कर रहे हैं, काम के साथ आप जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या प्लान बी होना चाहिए? और अगर होना चाहिए, तो कितने अटेम्प्ट के बाद बच्चों को प्लान बी के बारे में सोच लेना चाहिए या प्लान बी उनके पास में होना ही चाहिए? मैं तो प्लान बी से प्लान ए में आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपने सीरियस पढ़ाई की है, मुझे लगता है कि एक पहला अटेम्प्ट देने के लिए 1.5 साल लग जाएँगे, सीरियस अटेम्प्ट बिल्कुल। देने के लिए, ठीक है? उसके बाद आप जो भी देख रहे हैं वीडियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला अटेम्प्ट जो आप दे रहे हैं, उसको सॉलिड देना। जी, बिल्कुल। क्योंकि जो आपका फाउंडेशन है, वो आगे के लिए काम आएगा। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग पहले से पुअर है, उसके ऊपर आप काम ज़्यादा करिए। बिल्ड नहीं कर सकते। फाउंडेशन अच्छी तरह से होना चाहिए। पहला अटेम्प्ट के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा दिए तो भी चलता है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% दे दिए, उसके बाद आपने 3 अटेम्प्ट दे दिए और आपका प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है, तो पैरेलली फ़ोकस करना है। क्योंकि मैं इधर इंटरव्यू आके बात कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में एक्सक्लूजन है 1/3 है। तो 1/3 लोग सिलेक्शन होंगे, 2/3 बाहर चले जाएँगे। जो 1000 लोग होंगे, उनमें से सिर्फ़ 150 आईएएस बनेंगे या तो फिर 100 लोग आईएएस बनेंगे। तो यहाँ तक आने के बाद भी मुझे लगता है कि अनप्रेडिक्टेबल है। जो लोग प्रीलिम्स से बाहर जा रहे हैं, उनका तो अलग ही बात है, मगर इंटरव्यू देने के बाद भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल हैं। जी, बिल्कुल। तो तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ लोग 8 साल से हैं, 10 साल से बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ़ इसी चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं। उनको ये सोचना है कि टाइम के मुताबिक क्या वो प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये सोच सोच के प्लान भी रखना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। यहीं पर मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ आपको आप कि अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट के बाद आना ही चाहिए प्लान बी क्योंकि फिर क्योंकि जैसा कि सर बता रहे हैं यूपीएससी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो कुछ पता नहीं है। अच्छा सर मुझे थोड़ा-सा बताइए आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा-सा गाइड करिए स्टूडेंट्स को, क्या कहेंगे? अ, मैं तो कहता हूँ ना, पहले ही मैं बोला हूँ कि जो भी प्रीलिम्स अटेम्प्ट रहेगा उसका सीरियस होना चाहिए। मैं हुँ। वो पहले ही बोल चुका हूँ, जी, बिल्कुल। ठीक है? एक एक जब एक बार आप जब पहला एक रीडिंग सब खत्म कर दोगे, तो मई में रहेगा एग्ज़ाम, तो जनवरी से आप प्रीलिम्स मोड में आ जाओगे।
जो भी 6 महीना पहले, जनवरी से पहले जो भी 6 महीना है, उसमें आपको लगभग मेंस का आंसर राइटिंग करना चाहिए। मेंस करने का फ़ायदा ये है कि आपका प्रीलिम्स का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है। बहुत सारे जो मेंस का टॉपिक्स है, जो इकोनॉमी हो जाए या तो फिर सेंसेटिक हो जाए, जो मेंस का टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, ठीक है? ये एक चीज़ है। दूसरा क्या चीज़ है कि कभी भी ये साइकिल पे नहीं पढ़ने का। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग प्रीलिम्स लिखते हैं, बाद में कभी-कभी क्लियर नहीं होता, अगर क्लियर भी हो गया, तो मेंस लिखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं कि फिर से प्रीलिम्स में लग जाते हैं। तो यही साइकिल रिपीट होता रहेगा। आपका जो तैयारी है, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो आई थिंक उसके लिए इफ़ यू आर सीरियस कैंडिडेट हो, एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है कि अगर आपको एक बार प्रीलिम्स हो गया तो आपको वो नैक आ गई है, तो आपको क्या करना है कि आपका मेंस का इन्वेस्टमेंट थोड़ा करना पड़ेगा। ओके सर, लास्ट में थोड़ा सा नोट्स के बारे में और बताइए कि नोट्स कैसे बनाएं, क्या अलग अलग सोर्सेज को लेकर के नोट्स बनाएं या किसी एक ही किताब को उठाकर उसके मेन मेन यानी कि कीवर्ड्स को लेकर के नोट्स बनाया जाए? मैं तो कहता हूँ मेरे पास तो समय बहुत कम था। जी। अगर जिसके पास भी है 6 टू 9 मंथ्स हम्म, चाहिए, 6 महीना टू 9 महीना तो चाहिए नोट्स करने के लिए। जो सिलेबस है, सिलेबस आपके सामने रख लीजिएगा। सिलेबस का हार्ड वर्ड जो है, उसके मतलब उसके बारे में आधा पेज का नोट्स बनाइएगा। ये आइडियल तरीका है। मैंने जो किया था, मैंने तो ये नहीं किया था। मैंने ऑनलाइन में जो भी मटेरियल था, मैं क्या करता था कि एज़ आई सेड इंडिविजुअलिस्टिक होना चाहिए। मैं देखता था कि सिलेबस है, सिलेबस का मैं एक बार पेज फ्लिप करता था। अगर मुझे लगता था कि ये 2 या 3 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, तो पढ़ता था, वरना मैं कोई और रिसोर्स लेता था। पर ऐसे नहीं कि कोई एक ही रिसोर्स है, बहुत सारे रिसोर्स मैंने रेफ़र किया। बट मैंने एक चीज़ किया कि जो न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स का था, जो मैं पढ़ता था, जहाँ पर फैक्ट से एनेक्डोट हो, वो मैं एक डायरी में जीएस 1, 2, 3, 4 करके बुक करके उसपे लिखता था मैं। तो यही जाके मुझे आगे के एग्ज़ाम टाइम के लास्ट 1 हफ्ते में रिवाइज़ करने के लिए हेल्प हुआ। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। इससे बहुत सारे बच्चों को जो दूर दराज के गांवों में रह करके अपना तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत कुछ उनको सीखने को मिला होगा। इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं और सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नेक्स्ट जर्नी के लिए। आपका इसी अटेम्प्ट में फाइनल अटेम्प्ट हो और ये फाइनल लिस्ट में नाम हो। थैंक यू सो मच।